हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट बच्चे सारे लोग जुड़ जाइए, फटाफट आइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन करिए। आज बहुत जबरदस्त चैप्टर है और हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर वो स्पर्म जो बनता है वो बनता कैसे है, वो जो रिलीज होता है वो कैसे बनता है, उसके बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे हम जान पाएंगे कि शुक्राणु कितना बनता है या कैसे नहीं बनता है, अगर नहीं बना तो कौन सी समस्या है और अगर बन गया ज्यादा तो कौन सी समस्या है। हम इन सब विषयों के बारे में आज बात करेंगे। वेट अ मिनट प्लीज। ओके, आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया क्या फॉलो होता है, कौन सी जगह पर होता है। बच्चे आप लोग इसे पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया का वो प्रक्रिया है जो दुनिया को एक पूरी प्रजाति का निर्माण करने में सहायक है। तो आप इतने जबरदस्त प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा संख्या, आपका पूरा ध्यान, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब जरूरी है। आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे सभी लोग स्टार्ट किया जाए फटाफट क्लास। फिर देखते हैं यहां पर सबसे पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। सबसे इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। बनता कैसे है आखिर ये शुक्राणु, इसकी बात हम आज करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि ये है क्या भाई शुक्राणु। सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में दो चीजों का हमने अंग पढ़ा, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों सिस्टम अपने अपने तरीके से प्रोसेस को चलाते हैं। दोनों संरचनाओं को हमने डिटेल में पढ़ा है और उम्मीद है आप वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में वो बैठ गई होगी। उसके सारे फंक्शन, सारी संरचनाएं, सारी जितनी भी चीजें हैं वो आप हर चीजों को एकदम बोलते ना रट गए होंगे, घोल के पी गए होंगे। उम्मीद है ये सारी बात आपको याद होगी। अब हम उसी संरचना के आधार पर हम अगली बात करने जाएंगे। यदि आपको वो संरचनाएं याद नहीं है तो ये पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रक्रियाएं किसी स्पेशल जगह पर होती है और उस जगह का नाम है अंग, और वो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताई थी। कोई भी गैमेटोजेनेसिस जब होता है, युग्मक का जनन होता है, ये दो अलग अलग भागों में है। जो पहला स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो स्पर्म बनने का प्रोसेस जो नर में होता है, और oogenesis जो मादा में बनता है। तो नर एवं मादा को हम ये दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम इस तरीके से पढ़ा है। स्टार्ट किया जाए। आप लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, क्या बात है भाई? इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस चैप्टर्स में कि पढ़ नहीं रहे आप लोग? हाँ, ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोग जुड़ नहीं रहे? बहुत कम बच्चे हैं, इतने बच्चों में कुछ भी नहीं चलने वाला। मैं लास्ट क्लास में मैंने कह के गया था भाई, अब तो मैं मुंह से बोलना शुरू कर दिया हूं। बेशरम बनना पड़ता है खुद को, लोगों को, बच्चों को ये बोलना पड़ता है कि भाई लाइक कमेंट वगैरह कर देना, या फिर सब्सक्राइब कर देना, या फिर नीचे शेयर वगैरह कर देना। ये आपका कर्तव्य है यार, किया करो। अपने गुरु के लिए इतना नहीं कर सकते हो आप लोग, हद है। गुरुजी हैं ओवरऑल हम लोग आपके, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। करिए जल्दी जल्दी, स्टूडेंट लोग की संख्या बढ़ाइए। 400, 500, 600, 800, 900, जब तक ये बच्चे ना हो पढ़ाने का मजा कहाँ है। तो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग की जिम्मेदारी है, तब तक इस पे भिड़ जाओ आप लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस हम इस डायग्राम के ऊपर में समझते हैं कि डायग्राम क्या है, क्या क्या कहना चाहता है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये शुरू क्या होता है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? पहले इसके बारे में सामान्यतः समझ लेते हैं कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कब ये शुरू होता है? यौवनारंभ के बाद। नर में क्या होता है कि 12 से 13 साल, 14 साल तक का जो उम्र होता है, इस उम्र तक वो उनकी बाल्यावस्था है। इस अवस्था के बाद शरीर में हार्मोन्स उबाल मारने शुरू होते हैं। वो हार्मोन्स अपने आप के प्रदर्शन को दिखाना शुरू करते हैं और लड़कों में शुरू होता है प्यूबर्टी, यौवनारंभ कहते हैं।
इस यौवनारंभ के अंतर्गत लड़कों की आवाज भारी होने लग जाती है, बियर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, मूछें आने शुरू हो जाती हैं, शरीर के बाकी हिस्सों पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, लड़के के बाद बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर हो जाती है, पहलवान बनना शुरू हो जाता है वो लड़का। ये सारे लक्षण यौवनारंभ के लक्षण हैं। मतलब लक्षण उसकी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होने वाला है, और यदि उस उम्र तक ऐसा नहीं हुआ है मतलब कहीं गड़बड़ है। हरी बात समझ में? अगर 12, 13 साल, 14 साल के बाद में भी उसमें वो आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कहीं गड़बड़ है, लड़का पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। तो अगर लड़का पूरी तरह से लड़का बनने जा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ये प्रक्रिया जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस ये होती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपकी बॉडी में ये प्रक्रिया हो रही है तो इसके लिए बहुत सारा थैंक्स आपको इन प्रक्रम को कहना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा कि आखिर ये बनता है कैसे। तो आज हम शुरू करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहली चीज ये बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पूरा प्रक्रम है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पढ़ाया था आपको कि हर वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्राणु जनक नलिका होती है, और मैंने कहा था कि यही वो जगह है जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? जन्म के समय वो शुक्रजनक नलिका जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर एक गजब का प्रोसेस ये होता है कि उनके अंदर कुछ कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ये कोशिकाएं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, हिंदी में इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम है शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणु को बनाने वाली कोशिका, इंग्लिश में पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसने क्या किया, शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बने, इसके अंदर उपस्थित है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका है और उस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म के निर्माण में अपना रोल प्ले करेगा। इससे होने के लिए एक विशेष प्रकार का विभाजन मनुष्यों में, चाहे नर हो या मादा हो, उनके शरीर में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है सिवाय स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के। हमारे शरीर में जो जनन प्रक्रिया है उसे अगर हम छोड़ दिए जाए, उस प्रक्रिया को अगर हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अगर कहीं होता है तो स्पर्म बनते समय और ओवा के बनते समय। ये बात आपको ध्यान पर रखिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रोसेस का। इस प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहली चीज है यौवनारंभ आने पर यहां पर एक कोशिका है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब आप लोग यहां पर हल्का समझ रहे होंगे, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जिनके पास जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं। जोड़े में मतलब हमारे पास 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम, 23 जोड़ा। इस जोड़े को आधा करना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में 23 जोड़े में सिर्फ 23 जो एक तरफ 23 दूसरे तरफ जाने चाहिए। अगर ये क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी, वैसे ही मादा में भी यही होता है, उनके शरीर में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम संख्या आधी होनी चाहिए। फिर एक 23 जो है उनमें से फीमेल से ले लिए, 23 नर से ले लिए, और इन दोनों मिला के फिर से 23 जोड़े बनते हैं, तब जाके एक पूरे मनुष्य का निर्माण होता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन यहां पर नहीं होगा तो यह बात याद रखिएगा कि यहां पर अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि विभाजन नहीं हो रहा है, तो इसकी भी द्विगुणित कोशिका, मादा की भी द्विगुणित, दोनों मिला के 4 गुणित हो जाएंगे। 4 सेट पाया जाएगा बच्चों में। अगर मादा में द्विगुणित है तो बच्चे में भी द्विगुणित होना चाहिए, पिता में द्विगुणित है और बच्चे में भी द्विगुणित होना चाहिए। तो कैसा किया जाए? ये 2 कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित हैं, और हमें एक बच्चा बनाना है वो भी द्विगुणित वाला। तो इन दोनों में से दोनों कोशिकाएं जो पास पास में थी, इन्हें अलग किया हमने अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत, और हम जब ये अलग कर देंगे तो इनमें से एक इधर चला गया, एक दूसरा चला गया, बचे एक एक, ये दोनों आपस में मिलके फिर से द्विगुणित जीव का निर्माण करेंगे। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये अर्धसूत्री विभाजन को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये 2n स्पर्मेटोगोनिया अपनी खूब सारी संख्या को बढ़ाएगा। तो एक विभाजन हुआ द्विगुणित से द्विगुणित, ये लोग भी द्विगुणित ही रहेंगे। इसने विभाजन किया समसूत्री, और उम्मीद है आप इस बात को एकदम क्लियर समझ पा रहे होंगे कि समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जब भी कोशिका अपने समान गुणसूत्र रखे। अगर द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहेगा। समान गुणसूत्र अगर उपस्थित हैं तो हम उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई तो हम उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह बात हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। जब हम आगे बात करेंगे तो इसने यहां तक विभाजन कर लिया।
इसने ये जो विभाजन करना था इसने विभाजन कर लिया, ये समसूत्री विभाजन यहां पर हो गया। अब इसकी बात यह है कि अब ये थोड़ा सा वृद्धि करेगा और यहां पर जो डेवलप करेगा इसने बना ली सबसे पहले प्राथमिक शुक्र कोशिका, इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है इसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां से एक गजब का प्रोसेस शुरू करेगा जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब मियोसिस। अर्धसूत्री दो पद में होता है, यह आपको पता होना चाहिए। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो इस तरीके से ये कोशिका दो विभाजन की और अपनी गुणसूत्रों की संख्या आधी करके n और n विभाजन करके बैठी हुई है। ये जो ऊपर की कोशिका थी इसका नाम था प्राथमिक, जिसे हम शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। इसने अपने आप को विभाजन करके द्वितीयक शुक्र कोशिका, मतलब इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी oocyte। क्या नाम पड़ गया इसका? सेकेंडरी oocyte। अब हमने इसको नाम रख दिया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो बना हुआ है, अब इसके अंदर जो है ये अपना विभाजन फिर से विभाजन करेगा और वो विभाजन होगा अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन के बारे में आपको एक बहुत बेसिक बात पता होनी चाहिए कि यह विभाजन ऐसा होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। यह समसूत्री के जैसा ही विभाजन है, आपने 11th में पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका बेसिक बता रहा हूं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन जो होता है मियोसिस 1, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री द्वितीय, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी है वो उतनी ही बनी रहती है। तो यदि ये n है तो ये लोग जो नीचे डिवाइड होके बने हैं ये भी n और n बनेंगे। ये फलस्वरूप हो पाया है अर्धसूत्री द्वितीय की, प्रथम अर्धसूत्री द्वितीय अर्धसूत्री। इसके बाद ये जो कोशिका बनी है इसे हम कहते हैं शुक्राणु पुरुषु, या इंग्लिश में हम इसे कहना चाहें तो इसका नाम होता है स्पर्मेटिड। ध्यान रखिएगा कि पूरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया। समसूत्री विभाजन 3 विभाजन हुए। सबसे पहला विभाजन समसूत्री, फिर उसके बाद अर्धसूत्री प्रथम और उसके बाद अर्धसूत्री द्वितीय। ये जैसे विभाजन होगा आखिरी में बनेगा स्पर्मेटिड और हिंदी में उसे कहते हैं शुक्राणु पुरुषु। जब ये विभाजन हुआ है तो अभी सिर्फ विभाजन है तो एक गोल गोल संरचना वहां पर दिखाई देगी। अब यह गोल गोल संरचना अपना विभेदन करेगी, मतलब डिफरेंशिएशन करेगी, और डिफरेंशिएशन करने के बाद यही कोशिका बाद में ऐसा दिखाई देने लग जाएगी, मतलब अपनी आकृति में विभाजन, आकृति में परिवर्तन करेगी। जो गोल गोल संरचना थी, जैसे हम लोग भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो 2 कोशिकाएं बस हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें अंग का निर्माण होने लग जाता है। वैसे ही शुक्राणु में भी होता है कि ये गोल गोल कोशिका जो है आगे जाके स्पर्म के जैसी संरचना बना लेती है। ये प्रक्रिया भी होती है। ये पूरा प्रोसेस हमें फॉलो मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पूरे शुक्राणु का निर्माण हो गया और ये हमारी कोशिका है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बनाना है यहां पर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में कहा जाता है कि यह द्विगुणित होता है, खूब सारा समसूत्री विभाजन करेगा और सबसे पहला विभाजन हुआ समसूत्री। खूब सारे 2n की कोशिकाओं का इसने निर्माण कर लिया। यह विभाजन है समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस। ये याद रखिएगा विभाजन। इसने अपनी संख्या में विभाजन करने के बाद अब क्या किया? इसने अपनी संख्या को ग्रोथ फेज में लेकर आए, वृद्धि किया और इसने आगे जाकर विभाजन किया अर्धसूत्री। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा उससे पहले ये जो कोशिका है इसका नाम रख दिया जाएगा प्राइमरी oocyte, मतलब प्राथमिक शुक्र कोशिका। जब ये आगे विभाजन अर्धसूत्री प्रथम करेगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, n और n हो गया। मतलब इसके पास में अगर मान लीजिए 23 का जोड़ा था, उनमें से 23 इसके पास और उनमें से 23 इसके पास पहुंच गए, दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद इसने अपना और विभाजन किया और विभाजन करने के बाद अब कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री द्वितीय। जब इसने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन किया तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया, बच्चे यहां पर ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसने अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किया तो यह याद रखने वाली बात है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर ही रहती है। तो 23 इसके पास में भी है, तो 23 अपने गुणसूत्रों की संख्या इसने डबल कर दिया, n
N और N इनके पास में भी रहेगा। ये जो आखिरी में कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया। यही है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो गोल गोल कोशिका बनी हुई है, थोड़ी देर बाद, अभी तक चल रहा था क्या? सेल का डिवीजन। अभी क्या चल रहा था? सेल का डिवीजन, मतलब विभाजन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक नया प्रोसेस होगा जिसका नाम होता है सेल का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब विभेदन। विभेदन का मतलब यह होता है कि हर कोशिका जो बनी हुई है, उस हर कोशिका को अपना कार्य बताना कि तुम्हें सर बनाना है, तुम्हें पैर बनाना है, तुम्हें आंख बनानी है, वगैरह वगैरह। तो इसने अपने आप को विभेदित किया और इस तरह से सिर और टेल वाला ऐसा 4 स्पर्म का निर्माण कर लिया। हम इसे स्पर्म भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम पड़ता है स्पर्मेटोजोआ। इसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, हम इसे स्पर्म भी कहते हैं। यह प्रोसेस पूरा चल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यह बात ध्यान पे रखिएगा। और जैसे ही यहां पर स्पर्मेटिड यहां पर बदलता है, इस प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। जब एक स्पर्मेटिड शुक्राणु पुरुषु स्पर्म या शुक्राणु कोशिका में बदलता है, तो इस गोल संरचना से इस प्रकार की संरचना में बदल गया। इस बदलाव को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यह बात ध्यान पे रखना। हमारा स्पर्म निर्माण हो चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि लगातार चलने वाला प्रक्रम, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया ने 4 स्पर्म का निर्माण किया है। टोटल कितने निर्माण हुए? 4। ऐसे ही हजारों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं और मिलियंस नंबर में स्पर्म बनते हैं। मिलियंस नंबर में स्पर्म बनते हैं और यह पूरी प्रक्रिया को होने में 72 दिन लग जाते हैं। सोचिए इस बात को कि अगर यहां पर यह प्रोसेस 72 दिन में होता है, इसे शुक्राणु को स्खलित करने में, शरीर से बाहर निकालने में और वेस्ट कर देने में कितना आसान काम है। लेकिन इसे बनने में 72 to 74 डेज लगते हैं। उस मेहनत को समझिए, उस कोशिश को समझिए, तब जाके स्पर्म का निर्माण होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से यह पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हुआ। आखिरी में मिला हमें स्पर्म। हमने स्पर्म के बारे में पूरा बात समझ लिया है। क्लियर कहानी? ये स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया है, कंप्लीट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यही वो प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें जानना है। जब एक स्पर्मेटिड बन जाता है तो 2 प्रक्रियाएं और होती हैं। एक का नाम है शुक्राणु जनन, इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हिंदी में सारे शब्द वैसे ही नजर आते हैं। ये वीर सेचन और शुक्राणु जनन पता नहीं क्यों लिख दिया इसे। स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु पुशु रूपांतरित होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाता है। ये गोल गोल कोशिका आगे जाकर इस तरह से हेड, टेल वगैरह वगैरह सब बनाएगी। इसी प्रक्रिया का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना पड़ेगा आपको, ये भूलने का नहीं। अगर ये भूला तो सोचो बेटा स्पर्म के बारे में पढ़ रहा हो, अगर भूल गया तो दिमाग से बात चली जाएगी। पर डे स्पर्म कैसे आता है? पर डे स्पर्म कितने दिन तक आते हैं? 1, 2, 3 दिन। ये सब स्टोर रहता है, ये सब स्टोर रहता है। स्पर्म मतलब इपिरिडाइमस आपको याद होगा, मैंने बताया था इपिरिडाइमस अधिवृषण में स्पर्म स्टोर होता है। ठीक है, वही स्टोरेज निकलता रहता है। अगर लगातार दिन में बहुत ज्यादा बार अगर मैस्टरबेशन या मान लीजिए स्खलन कर दिया जाए स्पर्म का, तो ये प्रोसेस वहीं पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं रिलीज होगा। पहली बार में 2 ml होगा, दूसरी बार में 1 ml होगा, तीसरी बार में 0.5 ml, 5वीं बार में कुछ रिलीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यह समस्या है। ठीक है, ये परेशानी है, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस याद रखना 70 to 74 डेज चलता है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक याद रहना चाहिए आप लोगों को। अगले पॉइंट में पहुंचते हैं। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस अभी कहां चल रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर बन रहा था। अब उसे बाहर निकलना है। जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा कैसे? तो आपको पता होगा उसके अंदर 2 कोशिका थी, मैंने आपको पढ़ाया है। पहली कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो थी उसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया ही कह रहे थे, पहले बताया मैंने। दूसरी कोशिका का नाम जो है वो है सेर्टोली सेल। मैंने कहा था कि सेर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है।
सर्टोली सेल जो मैं बता रहा हूं एक मिनट क्वेश्चन पे, सर्टोली कोशिका होती है। तो शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु क्या करता है, अब ये शुक्राणु, ये आप देख रहे हो ये स्पर्म है ना, ये सर्टोली कोशिका के अंदर ऐसा घुस गया, एम्बेडेड हो गया, सर्टोली सेल के अंदर जाता है और पूरा न्यूट्रिशन को चूस लेता है, ले लेता है पूरा वहां से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु बन गया, स्पर्मेटोजोआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन गया, लेकिन उसे बाहर निकलना है। मैंने बताया था पहले, रेटेटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडिडायमस, फिर वासा डिफरेंसिया, और उसके बाद बाहर जाता है। आपको यह पता होना चाहिए। तो जिस प्रोसेस से वो बाहर निकल रहा होता है, तो बाहर कैसे निकलेगा? उसे चाहिए ऊर्जा, अंदर से चाहिए ऊर्जा, तब वो बाहर निकलता है। वो ऊर्जा मिलती है सर्टोली कोशिका में। तो ये अपने मुंह को पकड़ता है और सर्टोली सेल के अंदर ऐसा चला गया। सर्टोली सेल के अंदर जाने के बाद पूरा न्यूट्रिशन वहां से लेगा। अब उसको मिल गई ताकत, और उस ताकत को लेकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहता है? शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु सर्टोली कोशिका में अंतःसीपित मतलब एम्बेडेड मतलब एंटर कर जाते हैं। वहां अंदर जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु जनन को न्यूट्रिशन लेता है, और उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब शुक्रजनक नलिका से वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो फिर इपीडायमस में जाके स्टोर रहेगा। जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्म वहां पर न्यूट्रिशन लेता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने की प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम है स्पर्मिएशन। तो ये तीन प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन आपको समझ में होना चाहिए। क्या कहा मैंने? जो शुक्राणु बना है वो सर्टोली सेल के अंदर गया, न्यूट्रिशन लिया, ऊर्जा लेने के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाके कहां चला गया? एपिडायमस में, अधिवृषण में जाकर वहां पर स्टोर हो गया। और जैसे ही वो वहां पर स्टोर रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से स्पर्मिएशन प्रोसेस कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। इसके अंदर दो प्रक्रियाएं आती हैं। एक का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है? तो वो कोशिका जो शुक्राणु प्रुसु है, जिसका नाम है हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं उसे स्पर्मेटिड, वो स्पर्मेटिड स्पर्म बनता है। उस प्रक्रिया को, उस विभेदन की प्रक्रिया को, उसमें विभाजन नहीं होता, उसमें विभेदन होता है, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब वो जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना हुआ है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है? दोनों लगभग सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगला प्रोसेस आता है स्पर्मिएशन। इसमें अंदर जाके न्यूट्रिशन लेके बाहर निकल आ जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान पर समझ में होने चाहिए। सूरजमल यादव, अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहुंचा नहीं हूं, पहुंचने के बाद पूरा पढ़ाऊंगा बच्चे, एकदम नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझ में आकर। न्यूट्रिशन लेके स्टोर हो जाता है। बाहर निकलने का प्रोसेस भी है, ये भी याद रखना। शुक्राणु जनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर भी निकलता है। तो बाहर निकलने के लिए भी ये जिम्मेदार है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ध्यान पे रखना है। इसे बनने में 72 दिन लगते हैं। यह शुरू होता है यौवनारंभ के बाद, और खत्म कब होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं। हो सकता है वो जीवन भर भी स्पर्मेटोजेनेसिस करता रहे, जीवन भर उसकी बॉडी में स्पर्म बनता रहे। यह डिसाइड करता है उनके शरीर के क्षमता पर, उसके शरीर की क्षमता पर, मेल की क्षमता पर डिपेंड करेगा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन कुछ गलतियों के कारण, जिस उम्र में आप बच्चे हो, इसी उम्र की गलतियों के कारण बहुत सारे लोग जो है 25-26 साल की उम्र में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। 25-26 साल की उम्र में शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते। ऐसी ऐसी कमजोरियां, ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। इन परेशानियों को समझना जरूरी है। दैट्स वाई ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर के पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप इसे क्लियर समझ कर जाएंगे तभी आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी, और आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको समझ में आने रहेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। युवराज सिसोदिया रिलीज होता है, ये पता नहीं कौन से कहां से ये ज्ञान आपने ले लिया, कैंसर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप रिलीज कर सकता है। ठीक है, वो उसमें अगर उसके मात्रा की वृद्धि होती है तो लगातार अपने केमिकल को किसी ना किसी तरह रिलीज कर देता है ना। रिलीज करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर हो जाता है। ये कुछ एकाध साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा सबके साथ ऐसा नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, वो आज हो जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा, किन्नर कैसे बनते हैं? किन्नर के बनने के पीछे बहुत सारे रीजन है भाई।
अब ये मान लीजिए क्रोमोसोम का विभाजन जैसे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, वंशागत की में, उसमें पूरा डिटेल करूंगा मैं, तो इनका क्रोमोसोम अलग अलग होना चाहिए। ये 23 जोड़े अलग अलग होने चाहिए। अगर ये अलग नहीं होगा तो अलग क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से किन्नर बनते हैं। हम उसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। अरे कान्हा श्रीवास्तव पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया हूं बेटा, कुछ भी नहीं है। ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ो, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो। सारा टॉपिक वाइज है कुलदीप यादव जी, आप जाके उधर प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक वीडियो वाइज टॉपिक वाइज ही आपको मिलेंगे यहां पर, है ना। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि अलग अलग है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको सब चीज यहां पर मिल जाता है। अंकुश यादव, विकास कुमार ने पूछा है नाइटफॉल क्या होता है। देखो भाई, ये बड़ा जटिल सवाल है जिसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ये कोई परेशानी है, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत सारा टैबू है इसके बारे में, मतलब लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों को हटाना बहुत जरूरी है। नाइटफॉल मीन्स है क्या? दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि कंटिन्यू, अगर दो चीज समझ में आती है, अगर एक जानबूझ के रिलीज किया गया स्पर्म है तो हमारे दिमाग की स्थिति से रिलीज होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग की स्थिति से रिलीज हुआ तो एक अलग चीज है। कभी कभी रात में सोते हुए हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा दिमाग हम लागू नहीं है, हमारा ठीक नहीं है प्रक्रम, और उसकी वजह से नॉन वॉलेंट्री प्रोसेस, बिना हमारे दिमाग के अनुमति लिए अगर स्पर्म अपने आप रिलीज हो जाता है, हम उसे नाइटफॉल कहते हैं। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इसके रीजन हो सकते हैं आपके दिमाग में रात में कुछ ऐसा स्वप्न चल रहा हो, वो हो सकता है ना, जिसमें आप स्खलन कर रहे हैं, ये हो सकता है। इसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह लगने की वजह से भी स्खलन हो जाता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर हो रही है तो मतलब इसका वीकनेस है हमारी बॉडी में, अपने आप हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ख्याल चल रहे हैं, ये कारण हो सकता है। और अगर सामान्य समय पर देखें तो इसका ऐसा बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक सामान्य सी प्रक्रम है हमारे शरीर का जो होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तब फिर ये वीकनेस का कारण बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का या कमजोरी का कारण बनता है। लेकिन इतनी बड़ी भी समस्या नहीं जितनी इस दुनिया ने बना रखी है स्वप्न दोष को या नाइटफॉल को, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर ये समझना है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, सिंपल समस्या, बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट हमारी मेंटेलिटी। सोते समय आपका दिमाग कैसे काम करता है उस बात पर डिपेंड करता है कि नाइटफॉल होगा कि नहीं होगा। तो ये मेल के साथ ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सामान्यतः हर किसी को लगभग ये होता ही है, कोई बड़ी चीज नहीं। शुरुआती समय पे धीरे 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 जब आप मैच्योर होते जाएंगे तो आप इस समस्या से निजात आप पालेंगे। रुस्तम कुमार ने कहा है कि जो लगातार मैस्टरबेशन करने से क्या है, कैंसर हो सकता है क्या? ऐसा कुछ कैंसर होगा? कैंसर क्या है भाई? कैंसर एक कोशिका है, अगर मर गई, वो अपने आप को ज्यादा वृद्धि करने लग गई तो उसे कैंसर कहते हैं। मेल में प्रोस्टेट का कैंसर और फीमेल में यूटेरस का कैंसर बहुत कॉमन है। इसके लिए इसी सब रीजन को हम नहीं मान सकते। मैस्टरबेशन अगर लगातार हो रहा है इसका मतलब स्पर्म लगातार अमाउंट में रिलीज करेगा और उस वजह से कमजोरी होना या उसकी वजह से स्पर्म की कमी होना, शरीर में हार्मोन्स की कमी होना, ये हो सकता है। तो उससे कमियां होती हैं। कुछ 1-8% लोगों को उससे कैंसर होता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि इससे कैंसर होता है। ये क्या करते हैं जो साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो अपने एक छोटे से पार्ट के ऊपर एक बना देते हैं, लिख देते हैं इससे कैंसर होता है, उससे कैंसर होता है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैस्टरबेशन ऐसा बहुत अच्छी प्रोसेस है और ना इतनी बुरी प्रोसेस है। कुछ लोग जो इसे बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं उतना भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इसे बहुत गिरा के बोलते हैं कि बहुत घटिया है ना, इससे लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, कैंसर हो जाएगा, इससे शरीर पे नुकसान होता है, फिर ये ऐसा वैसा, उतना घटिया भी नहीं है। तो मिली जुली चीजें हैं, ये हमारे दिमाग से खेलता है, बस यही कमी है इसकी। वृषण के खंडों में कौन सी नलिका पाई जाती है? तो वृषण के खंडों पे यही जिसे हम शुक्राणुजनक नलिका कहते हैं वो पाई जाती है। खंड मतलब पालिका, सही तरीके से बोले तो और अच्छा आंसर मिलेगा। पालिका के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, उससे अंदर नलिका जो है, अंदर की अगर नलिका की बात करेंगे तो वासा इफ्रेंसिया भी है, इपीडिडाइमस भी है ना, और उसके अलावा रेटेडेस्टिस भी है, ट्यूबुला इरेक्टी भी है। तो अलग अलग कहानी होती है। फीमेल में भी होता है क्या? देखो, फीमेल में ऐसा कुछ रिलीज होने वाला मटेरियल नहीं है। नाइटफॉल जैसे चीजें हो सकती हैं कि फीमेल में एक वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल मटेरियल लिक्विड जो है वो रिलीज हो सकता है, ठीक है। जैसे नर में सीमेन रिलीज होता है मेल में, वैसा फीमेल में ऐसा बिल्कुल भी कुछ रिलीज नहीं होता। उनमें मेल में एक ग्रंथि है बल्बो यूरेथल, काउपर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। फीमेल में वैसे ही ग्लैंड है बर्थोलिन ग्लैंड। ये दोनों ग्रंथियों का काम एक ही है, लुब्रिकेंट रिलीज करना।
दोनों अपना कुछ स्नेह, कुछ लिक्विड रिलीज करती हैं जिससे मेल एंड पेनिस एंड वेजाइना के बीच में इंटरकोर्सेस सुखद हो। तो वो दोनों काम है वो रिलीज होता है। फीमेल में ऐसा कुछ स्पेशली, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा लिक्विड जितना मेल में रिलीज होता है वैसा कुछ नहीं होता। उनमें सिर्फ कुछ ग्रंथियां होती हैं जो पानी जैसा तरल पदार्थ रिलीज करती हैं, वो रिलीज हो सकता है। ज्यादा रिलीज करने से यह समस्या होगी कि अगर कंटिन्यू स्टोर नहीं रहेगा, और अगर स्टोर नहीं है तो उस समय यह समस्या आती है, स्टोर नहीं है तो कि हमारे शरीर में धीरे धीरे वो उसकी कमी पड़ने लग जाती है। हमारा पूरा दिमाग जो है वो स्पर्म को रिलीज करने में लगा रहता है। एक समय आने के बाद जो है जिसकी उसकी जरूरत है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक उम्र के बाद फिर ये परेशानी का सबब बनता है अगर इस उम्र में ज्यादा ऐसा रिलीज किया जाएगा तो हर चीज की एक प्रक्रिया है भाई। आपको एक ब्रश करने दिया जाएगा दांत में, दिन भर ब्रश करते रहेंगे तो वो भी नुकसान है। तो हर एक प्रक्रिया एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको नहाने का कार्यक्रम दिया, दिन भर नहाते रहोगे तो भी एक परेशानी है। तो हर एक चीज अति सर्वत्र वर्जित, ये बात ध्यान रखना। स्पर्म का बनना, उसका रिलीज करना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो जितनी प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है उसे वैसा ही यूज करना है। अगर आप उसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपको नुकसान तो होगा ही होगा। टेस्टिस में कितने ट्यूब्स होते हैं? ट्यूब्स है, देखो थोड़ा सा वर्ड अच्छा यूज किया करो यार। देखो बताओ, उसमें जो पालिकाएं होती हैं जिसे अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, वो 250 लोब्यूल्स इस टेस्टिस में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एनसीईआरटी और उससे जुड़ी चीजें भी होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, हम आगे बात करने जा रहे हैं बच्चे, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक टेस्टिस में मैंने बताया ट्यूब्यूल्स की अगर बात किया जाए तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अगर हम बात करें लोब्यूल जो है वो मतलब 250 होते हैं, और उसके अंदर लोब्यूल बात करें तो 1 से 3 जनरली रहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, चलो हम आगे बात करें। यहां पर ध्यान देने, यहां पर कैसे कहा चीजें हैं, और भी कुछ आगे बात करेंगे तो हम लोग यहां पर समझ पाएंगे। ये हो गया हमारा स्पर्मेशन। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन करवाता है, कौन कौन सी ग्रंथियां कैसे मजबूत होती हैं, इस बात को हम देखते हैं यहां पर कि ये जब पहली बार शुरू हुआ होगा या डेली, इसे कौन कंट्रोल करता है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। सर्टोली का मतलब कोशिका का नाम है बच्चे, सर्टोली कोशिका जो न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है, सर्टोली कहते हैं उसको। ठीक है, अगर आप बीच में कमेंट के माध्यम से जब मैं बातें कर रहा हूं तो अगर आप देंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और अगर आप बीच में कहीं भी ऐसा कुछ बोलते रहेंगे तो मैं लगातार रिप्लाई दूंगा, तो पढ़ाऊंगा कभी बेटा मैं। ठीक है, या तो आप आखिरी में मिले या तो बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी मैं कुछ बातें कर रहा हूं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या सवाल है आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आगे। अब ये अलग टाइप का सवाल, रानी यादव का सपना देखने के बाद भूल क्यों जाते हैं। अब ये क्या सवाल होता है भाई, है ना, दिमाग में कुछ चलता रहता है। मैं ये पढ़ा रहा हूं यहां पर, अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, आखिरी टॉपिक में कुछ ऐसा पूछा करो। अपना पूरा ध्यान ये लगाओ कि जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, याद रखना मैं तुम लोगों को यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, मैस्टरबेशन, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है उसके पीछे, वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना। मैं यहाँ पे कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे चीज पूछोगे तो नॉलेज मिलेगा। दुनिया भर की चीजें पूछते रहो, कुछ भी खत्म ही नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं यहां पर हार्मोन रेगुलेशन। हार्मोन रेगुलेशन का मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसे कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से हार्मोन है जो बढ़ाते हैं और कौन कौन से हार्मोन है जो उन्हें रोकने का भी काम करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये इंग्लिश में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, बहुत आसान है, कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा, मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, दिमाग में है वो हाइपोथैलेमस, लगभग एक पार्ट है, एक केमिकल रिलीज करता है जीएनआरएच। ये पूरी तरह से पिट्यूटरी, जिसका हिंदी नाम होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है, ब्रेन में का ही पार्ट है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस एक मतलब ये केमिकल रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को क्या रिलीज करना है, क्या रिलीज नहीं करना है, ये हाइपोथैलेमस ही बताता है। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, नाम है जीएनआरएच, आप 12th में पढ़े होंगे, 11th में। जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन ट्रोपिक रिलीजिंग
हार्मोन। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही कहते हैं बच्चे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप यहां पर हार्मोन देख लो, इस दौरान गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? तो उम्मीद है इस तरीके से आपको यहां पर पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको यह कहानी को क्लियर करना है। क्या भाई समझ में आया यहां पर? ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इसी तरह FSH भी सर्टोली सेल पे वर्क करती है और सर्टोली सेल फिर यहां से स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने वाले प्रोसेस को रिलीज करती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस आए और पूरा प्रोसेस यहां से बढ़ सके। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए प्रोसेस है। इस तरीके से अलग अलग ग्रंथियां जो हैं अलग अलग तरीके से इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए रोल प्ले करती हैं। मुख्य ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को आदेश दिया, पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन रिलीज किया और उसने वृषण को आदेश दिया। वृषण ने फिर 2 अलग अलग चीजें रिलीज की, एक तो एंड्रोजन जो लेडिक सेल से रिलीज होता है और एक सर्टोली सेल, उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और यह प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया का मुख्य कार्यक्रम है। जब हम अगले कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो हमें ओवरऑल मिला एक शुक्राणु, एक शुक्राणु मिला, मतलब स्पर्म मिला। अब इस स्पर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं हमें वो पढ़ना है। इस स्पर्म में कौन कौन सी खास बात है, क्या मिला हमें ओवरऑल करने के बाद। तो स्पर्म बनाने के बाद हमें एक चीज मिली है, ये पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला भाग शीर्ष जिसे हेड कहते हैं, ये वाला भाग जिसे हेड ग्रीवा जिसे हम इंग्लिश में नेक कहते हैं, ये वाला भाग मिडिल भाग है, मध्य भाग, और सबसे नीचे पूरा टेल दिखाई दे रहा है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि इनके पास में क्या क्या पाया जाता है और हम उन चीजों को डिटेल करने की कोशिश करेंगे। हेड वाले भाग में देखा जाए तो सबसे पहले दिखाई देगा कि ऊपर से एक पिंक स्ट्रक्चर जो पूरे भाग को कवर करके रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली जो पूरा उसे कवर करके रखी हुई है। 2 भाग हैं किसी हेड में कोई 2 भाग आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला ऊपर वाला भाग अग्रपिंडक, जिसे हम यहां पर कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बहुत जबरदस्त भाग होता है। यही है वो जो स्पर्म को ओवा के अंदर एंट्री करने के लिए ले जाने देता है। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। उनमें से मुख्य केमिकल का नाम होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज ये ही वो केमिकल है जो ओवा को, मतलब अंडाणु को भेदता है। तब स्पर्म एंड ओवा मिलते हैं, निषेचन होता है। तो स्पर्म एंड ओवा को निषेचन करने के लिए यह हार्मोन बहुत जरूरी है, जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, हाइलुरोनिडेज। इसके अलावा इसके पास एक और केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। यह भी इनके पास में उपस्थित रहता है। यह एक्रोसोम का काम है। दूसरा, उसके नीचे केंद्रक उपस्थित है। केंद्रक हमेशा अगुणित रहेगा, यह तो हमें पता है। इसके अलावा बीच वाला भाग यहां पर ग्रीवा नेक है। नेक के पास ये बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रियोल और हिंदी में कहते हैं तारक काय। ये सब बात आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, नीट में बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान पे रखिएगा। एनसीईआरटी ने इसे जगह नहीं दी है। बीच में प्रेजेंट होते हैं तारक काय, सेंट्रियोल, वो भी 2, लेकिन ऐसा प्रेजेंट रहता है जैसे आप इसे देखेंगे तो इसके 2 सिरे दिखाई देंगे, लेकिन एक तरफ से देखेंगे तो एक ही सिरा दिखाई देगा। तो 2 सेंट्रियोल हैं जिनके अलग अलग समय पे कार्य होते हैं। अभी सिर्फ आप इनका नाम ध्यान पे रखेंगे। इस सेंट्रियोल से बीचों बीच ऐसी एक ब्लैक 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 लाइन गई है जो आगे तक ऐसा बढ़ती रहती है। इस लाइन को हम कहते हैं एक्सोनेमे। ये पूरा अक्ष है इसका, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोनेमे। यही अक्ष मुख्य भाग होता है। इसके अलावा इस अक्ष के चारों तरफ, अगर ये अक्ष है तो इसके चारों तरफ, ये अक्ष है, इसके चारों तरफ ऐसे 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 एक संरचना दिखाई दे रही है। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग की मुख्य बात होती है कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका जो ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन यहां पर एक खास बात है कि सिर्फ शुक्राणु वो ही जगह है, स्पर्म ही वो जगह है जहां पर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऐसा गोल गोल घुमा हुआ, ये किधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा 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 स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरीके से यह भी ध्यान पे रखिएगा कि जो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है यही इन्हें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इनका जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पाइरल का मतलब घुमावदार गोल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका भी एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं नेबन कर्ण।
क्या कहते हैं हम इसे, नैबन कर्ण, ये इसकी बात हो गई। इसके अलावा नीचे की तरफ में टेल बना हुआ है, पूंछ बनी हुई है, ये पूंछ स्पर्म को गति करने के लिए, ऐसा ऐसा गति करने के लिए योगदान देती है, ये स्पर्म का काम है। तो हमें किसी भी एक स्पर्म में इतने ही डायग्राम हमें दिखाई देंगे, इतनी चीजों को ही हमें पढ़ना है, जानना है कि इनके पास में क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर अग्रपिंडक, एक्रोसोम। एक्रोसोम ही वो पार्ट है जो ऐसे ऐसे केमिकल को रखता है ताकि जब ये ओवा के पास में जाए तो ओवा को भेद दो, ओवा को फोड़ देना है, तब जाके अंदर जा पाओगे, है ना। इसके अलावा बीच में केंद्रक है, इसी केंद्रक उसके पीछे पीछे चिपका हुआ रहता है। इसके बीच में ग्रीवा वाला भाग जिसके पास तारक का सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल कुछ और अलग काम करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात है कि इस एक्सिस से लेकर नीचे तक यहां पर छाते हैं, उसे हम एक्सोनेम कहते हैं। उसके चारों तरफ घुमा हुआ भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये नीचे की तरफ में देखोगे तो यहां पर दो स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है, इसे हम स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंग सेंट्रियोल। तो टोटल हमें 4 सेंट्रियोल दिखाई देंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो 2 ऊपर वाले ऐसे उपस्थित रहेंगे तो एक ही दिखाई देता है, नीचे वाले 2 ऐसे उपस्थित रहते हैं इसलिए 2 दिखाई देता है। नीचे की तरफ में रिंग सेंट्रियोल, ऊपर की तरफ में 2 अलग प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल रहते हैं और ये काम करते हैं। उम्मीद है स्पर्म का पूरा पार्ट आपको यहां पर समझ में आया होगा और ये स्ट्रक्चर हमें पूरी तरह से क्लियर होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में ये समझेंगे कि एक स्पर्म जब बनता है तो 200 से 300 करोड़ स्पर्म एक बार में स्खलित होता है। एक बार में स्पर्म जब निकलता है तो 200 से 300 करोड़ 30 करोड़ निकलता है, बट इसकी संख्या यदि इससे कम हो गई, 1 करोड़ से कम हो गई मान लीजिए, तो बेटा स्पर्म फिर वहां पर बच्चे पैदा करने की क्षमता चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम वहां पर होता है। इनमें से लगभग 60% जो स्पर्म हैं वो ठीक होने चाहिए, जरूरी है। अगर 60% से कम स्पर्म ठीक रहेंगे तो वो भी निषेचन नहीं कर पाएंगे और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो 60% ठीक होने चाहिए, 40% खराब ही रहते हैं। मिनिमम 60% ठीक होना ही चाहिए। उस 60% में भी उसके 40% भाग जो हैं, वो जो 60% हैं वो आवश्यक रूप से जनन क्षमता वाले, मतलब गतिशीलता होनी चाहिए। तो टोटल 100% में 60% एकदम अच्छी आकृति के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, एकदम स्वस्थ होने चाहिए। उस 60% में से जो उसके भी 40% भाग हैं वो अच्छे तौर पर काम वाले होने चाहिए, तभी निषेचन हो पाएगा, अन्यथा यहां पर यह प्रोग्राम ना हो पाएगा और बच्चे पैदा करने की क्षमता इस मनुष्य की चली जाएगी यदि इससे कम संख्या हुई तो। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म की संख्या बनाने का कार्यक्रम खत्म। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे oogenesis और उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका मतलब है। नर और मादा दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप लोगों में से जो नर हैं उन्हें तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है। इसी वजह से आज दुनिया की आबादी 130 करोड़ है। ठीक है, दुनिया मतलब क्या, भारत की आबादी। ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को पता होना, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है जानकारी का अभाव, जिसकी वजह से बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं मुझे आपको आपकी क्लास समझ में आई कि नहीं आई। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई आलोचना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचाने की कोशिश करें। ज़्यादा जितने लोग जानेंगे अच्छा लगेगा हमें भी, और उन्हें भी कुछ बेहतर मिल पाएगा। हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म को भारत तक पूरे पहुंचाने तक, कोने कोने तक पहुंचाने के हमारे सपने को आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं इस मामले में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और नीचे हुए लिखे हुए नंबर पे आप पेड कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आती हैं, इन्हें और डिटेल में जानना है, इसका हैंड रिटन नोट चाहिए या इसके PDF चाहिए या और भी कुछ जानकारी जो आप मुझसे लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरा एकदम बहुत सस्ता हमारा पेड कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।